हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रेस। इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का प्रैक्टिस सेट देखेंगे, जो कि आज का प्रैक्टिस सेट नंबर हो जाएगा मेरा 21। और इसमें टोटल क्वेश्चन जो होता है 100 क्वेश्चन होता है, जिसमें हम सिर्फ जीके और जीएस को कवर करने वाले हैं। इससे हमारा जो है 50% पार्ट जो है कवर हो जाएगा। इसमें आपको जो है 40 क्वेश्चन आपका साइंस से होगा और 10 क्वेश्चन जो हो जाएगा आपका जीके से हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं इसमें क्या बोलना चाह रहा है कि एक समांगी पदार्थ माध्यम में रखा कांच का प्रिज्म प्रकाश किरण को विचलित करता है। तो देखिए क्या बोला गया है, एक समांगी पदार्थ जो होता है, समांगी पदार्थ जो है, समांगी पारदर्शी पदार्थ बोला गया है। पारदर्शी पदार्थ जो है माध्यम में रखा कांच के प्रिज्म प्रकाश किरण को विचलित करता है। तो कहाँ विचलित कर देगा? ये आधार की ओर विचलित कर देगा। किधर? आधार की ओर विचलित कर देगा। और इसका माध्यम का अपवर्तनांक जो हो जाएगा आपका कम हो जाएगा। आधार की ओर विचलित करता है और माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है कम होता है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो समान रूप से आवेशित गोले एक दूसरे को आकर्षित करता है। यदि वे एक दूसरे को छूते हैं तो क्या हो जाएगा? तो देखिए एक फार्मूला होता है, F = Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। Q1 होता है। अब इसको पूरा डिराइव कीजिएगा तो उस कंडीशन में आपको 1 बाई एक यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा। किस कांस्टेंट आ जाता है? और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो जाता है अब इसका। और इसका आंसर कौन सा हो जाएगा कि समान मात्रा में बल एक दूसरे के साथ आकर्षित करेगा। बिल्कुल आकर्षित नहीं करेगा। एक दूसरे को ना तो वे आकर्षित करेगा ना विकर्षित करेगा। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक भू उपग्रह अपने कक्षा में निरंतर गति करता है। ठीक है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है, जो प्रायः क्या होता है? तो उपग्रह को प्रेरित करने वाले रॉकेट इंजन, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, सूर्य द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, पृथ्वी के अक्ष बल द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल। तो देखिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा कि उपग्रह के प्रेरित करने वाले रॉकेट इंजन के ए वाले नहीं होगा। इसका हो जाएगा कि उपग्रह पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसके लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक समान गति से चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या असर पड़ता है। तो देखिए ये क्या बोला गया है, एक समान गति से, मतलब कि आपका बोला गया है क्या? स्पीड से बोला गया है। वेलोसिटी यहाँ पे लिया है, स्पीड से लिया गया है, वेलोसिटी से लिया है यहाँ पे कि अगर एक समान वेग से होगा गति, एक समान गति से चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तब भार इसका नहीं बदलेगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए वाले जो हो जाएगा 4 का सी हो जाएगा। अगर ये त्वरित गति से होता तो इसका आंसर क्या हो जाता? तो देखिए अगर त्वरित गति से होता, त्वरण लिफ्ट में यदि कोई व्यक्ति बैठा होता है, किस लिए? लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर नीचे कर रही है तो व्यक्ति का भार जो होता है अप्रभावित हो जाएगा। एक समान वेग से बोला गया है। वही अगर लिफ्ट त्वरित गति में होगा तो क्या हो जाएगा? ऊपर गति करता है तो लिफ्ट में बैठा व्यक्ति भार अनुभव करेगा। अगर जो है त्वरण के माध्यम से गति करता है तो ऊपर बैठा व्यक्ति जो हो जाएगा, लिफ्ट ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भारी अनुभव करेगा। और नीचे आएगा तो हल्का अनुभव करेगा। अगर ऊपर वो लिफ्ट जो है, लिफ्ट में बैठा व्यक्ति हल्का अनुभव करेगा। कब? जब लिफ्ट में बैठा व्यक्ति हल्का अनुभव करेगा। कब करेगा? जब ऊपर की ओर रहेगा तो भारी अनुभव करेगा और जब नीचे की ओर रहेगा तो हल्का अनुभव करेगा। वही अगर सडनली अगर रस्सी टूट जाता है, रस्सी टूटने के क्रम में जो है इसका जो है भारहीनता अनुभव करेगा। जब सडनली अगर रस्सी टूट जाता है लिफ्ट का तो भारहीनता अनुभव करेगा। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? वेग एक समान वेग से है तो इसका भार नहीं बदलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आँख पर परावर्तित कर देता है। यही इसका सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये जो है हरे रंग के प्रकाश को हमारे आँख पर जो है वापस परावर्तित कर देता है और बाकी सभी प्रकाश को जो होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है और हरा रंग वाला को जो हमारे आँख पे परावर्तित कर देता है। तो ऑप्शन नंबर 5 का ए हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी गतिमान वस्तु का त्वरण ज्ञात किया जाता है। तो देखिए त्वरण ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला है? गतिमान वस्तु का बोला गया है त्वरण ज्ञात किया जाता है। तो अगर गतिमान वस्तु का त्वरण ज्ञात करने के लिए उसका वेग
और समय ग्राफ के ढाल द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। देखिए वेग और समय ग्राफ के क्षेत्रफल से नहीं हो जाएगा, वेग समय ग्राफ के क्षेत्रफल से नहीं हो जाएगा, दूरी समय ग्राफ के क्षेत्रफल से नहीं हो जाएगा, वेग समय ग्राफ के ढाल से जो है हम इसका त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। और त्वरण इक्वल टू फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम, जो होता है आपका त्वरण का फॉर्मूला होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी जो हो जाएगा 6 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दो छोटी छोटी बूंदें मिल करके एक बड़ी बूंद बनाती है। तो देखिए दो छोटी छोटी बूंदें मिल करके जब एक बड़ी बूंद बनाती है तो इस प्रक्रिया में हम क्या बोलेंगे, तो जब दो छोटी छोटी बूंदें जो है मिल करके एक बड़ी बूंद बनाती है तो उस कंडीशन में जो है ऊष्मा नहीं, उस कंडीशन में ऊर्जा जो है मुक्त होता है, लार्ज अमाउंट में ऊर्जा मुक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। ऊर्जा अवशोषित नहीं होगा, ऊर्जा न तो मुक्त होगा न अवशोषित होगा, इसको भी काट दीजिए। कुछ द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा, ये भी नहीं हो जाएगा। तो ऊर्जा इसमें जो है होगा जो मुक्त हो जाएगा। और एक होता है आपका पृष्ठ तनाव, ये सभी जो होता है पृष्ठ तनाव की वजह से होता है। तो पृष्ठ तनाव इक्वल टू हो जाएगा फोर्स बाई लेंथ, F/L। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि न्यूटन के गति के नियम के द्वारा, तो देखिए न्यूटन के गति के नियम के द्वारा जो है प्रथम नियम से दूसरे न्यूटन के गति के नियम के द्वारा प्रथम नियम से द्वितीय और तृतीय नियम ज्ञात किया जा सकता है, नहीं होगा। तृतीय नियम से प्रथम और द्वितीय भी नहीं हो जाएगा। द्वितीय नियम से जो है प्रथम या तृतीय नियम प्राप्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। द्वितीय नियम इक्वल टू फार्मूला होता है F इक्वल टू M है। F हो जाएगा फोर्स, M हो जाएगा मास और A हो जाएगा एक्सेलरेशन। और न्यूटन के फर्स्ट नियम को हम क्या बोलते हैं, तो न्यूटन के फर्स्ट नियम को हम बोलते हैं जड़त्व या बल की परिभाषा मिलती है न्यूटन के प्रथम नियम से जड़त्व एवं बल का जो है परिभाषा मिलता है। न्यूटन के द्वितीय नियम से आपको संवेग, आवेग और बल का व्यंजक प्राप्त होता है। मतलब कि संवेग, आवेग और बल का जो है व्यंजक प्राप्त होता है, जैसे कि F इक्वल टू M है, P इक्वल टू M भी, ये सभी जो है न्यूटन के द्वितीय गति नियम से प्राप्त होता है। और न्यूटन के तृतीय गति नियम से बल का गुण एवं संवेग संरक्षण का सिद्धांत मिलता है। किससे, तृतीय नियम से। तृतीय नियम से क्या मिलता है, बल का जो है प्रॉपर्टी मिलता है, गुण मिलता है, और जो आपका जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत मिलता है। और सेकेंड नियम से जो है आपका बल का जो है परिभाषा मिल जाएगा आपका किससे, जड़त्व और बल का परिभाषा मिल जाएगा आपका न्यूटन के फर्स्ट नियम से। सेकेंड नियम से बल, संवेग और आवेग का आपका फार्मूला मिल जाएगा। इस तरह से मानिए फार्मूला मिल जाएगा, आपका व्यंजक प्राप्त हो जाएगा। और थर्ड नियम से जो है बल का प्रॉपर्टी मिल जाएगा आपका, और जो है संवेग संरक्षण का सिद्धांत मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा कि द्वितीय नियम, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलना चाह रहा है कि दो व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय महिला एथलेटिक कौन बनी है। तो यह करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा PV सिंधु। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पे है। तो देखिए भारत के पश्चिमी तट पे अगर पूछा जाता है तो अगर इसका मैप हम बनाते हैं तो इस तरह से ए हो जाएगा आपका पश्चिमी तट और ये हो जाएगा आपका पूर्वी तट। तो देखिए पूछा क्या जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जो है भारत के पश्चिमी तट पे है। तो देखिए पारादीप कहाँ में है, तो उड़ीसा में। उड़ीसा किस पे है, तो पश्चिमी तट पे हो जाएगा। हल्दिया कहाँ में है, तो हल्दिया आपका मिल जाएगा मिल जाएगा यहाँ में वेस्ट बंगाल में मिल जाएगा। उसके बाद एनोर कहाँ मिल जाएगा, आपका तमिलनाडु में मिल जाएगा। और उसके बाद देखते हैं कौन सा, तो कोचीन बंदरगाह आपका कहाँ में मिल जाएगा, तो केरला में मिल जाएगा। तो केरला में कौन सा बंदरगाह है, कोचीन बंदरगाह है और पश्चिमी तट पे है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा। पश्चिमी तट पर पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, कोचीन वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलना चाह रहा है कि निम्न में से कौन सा जो है कथन गलत है। तो देखिए गतिज ऊर्जा शून्य हो सकता है, धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। तो देखिए गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। ठीक है, अगर इनकेस मान लेते हैं कि भी का वैल्यू हम 0 रख लेंगे तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, भी का वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे, टेक ए वैल्यू ऑफ v इक्वल टू 0 लेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। बट यहाँ पे अगर v इक्वल टू हम कौन सा ले रहे हैं, पॉजिटिविटी को इसी लेंगे तो हमारा स्क्वायर के अंदर करके आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अगर बट यहाँ पे अगर v इक्वल टू हम किसी निगेटिव टर्म को ले लेते हैं तो ड्यू टू स्क्वायर हमारा जो वैल्यू आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी का पॉजिटिव आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि ड्यू टू स्क्वायर जो है अगर मान लेते हैं कि -2 का
स्क्वायर हम यहाँ पे लिखते हैं तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, तो यहाँ पे निगेटिव नहीं आएगा। तो इसीलिए ऑप्शन जो हो जाएगा गतिज ऊर्जा शून्य हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, बट यहाँ पे ऋणात्मक नहीं हो सकता है। और पूछा गया क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लाल प्रकाश व नीले प्रकाश में अंतर क्या होता है। तो देखिए लाल प्रकाश और नीले प्रकाश में अंतर किसके कारण होता है, तो आवृत्ति के कारण इसका अंतर होता है। लाल प्रकाश और नीले प्रकाश का अंतर जो होता है आवृत्ति के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एथिलीन में कार्बन परमाणु के मध्य कौन सा बॉन्ड होता है। तो देखिए एथिलीन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H4 एथिलीन का फॉर्मूला होता है। अब इसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस एथिलीन C 2 गो है तो डबल बॉन्ड, और इधर हो जाएगा आपका H हो जाएगा और इधर आपका H हो जाएगा। तो पूछा क्या गया है कि कार्बन परमाणु के मध्य, देखिए इसमें दिया गया है कार्बन परमाणुओं के मध्य जो है डबल बॉन्ड दिया गया है। तो जब भी सिंगल बॉन्ड होता है, ये ध्यान दीजिएगा कि एक सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक डबल बॉन्ड अगर एक हो जाएगा तो एक सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, एक पाई बॉन्ड हो जाएगा। तो देखिए कार्बन परमाणु के बाद जो है डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा और इसमें हो जाएगा एक पाई बॉन्ड हो जाएगा। क्वेश्चन अगर इसमें ओवरऑल का नहीं पूछा गया है, सिर्फ कार्बन और कार्बन का परमाणु के मध्य पूछा गया है, तो एक सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा और एक पाई बॉन्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए 2 पाई बॉन्ड गलत हो जाएगा, 2 सिग्मा गलत हो जाएगा, एक सिग्मा एक पाई, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ का औसत जीवन 7 घंटा हो तो 7 घंटे के समय में क्या हो जाएगा, तो आधे सक्रिय नाभिक का क्षय हो जाएगा, आधे सक्रिय नाभिक का क्षय हो जाएगा। और क्या हो जाएगा इसमें, आधे से कम सक्रिय नाभिक का क्षय हो जाएगा, आधे से अधिक सक्रिय नाभिक का क्षय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा 104वें तत्व का नाम नहीं है। तो देखिए रदरफोर्डियम जो है 104वें तत्व का रदरफोर्डियम नाम रखा गया है किसके द्वारा, तो USA के द्वारा रखा गया है। कुर्चाटोबियम जो है किसके द्वारा रखा गया है, रसिया के द्वारा रखा गया है। और उन्नीलक्विडियम जो है इसका IUPAC नाम है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, आइंस्टीनियम जो है इसका नाम नहीं रखा गया है। आइंस्टीनियम का एटॉमिक नंबर कितना हो जाता है, 99 हो जाता है। और इसके जो है रदरफोर्डियम 104वें तत्व का नाम रदरफोर्डियम USA के द्वारा रखा गया है। कुर्चाटोकियम जो है रसिया के द्वारा रखा गया है। उन्नीलक्विडियम जो है आपका IUPAC नाम है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आइंस्टीनियम इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या नहीं होता है जब LPG बड़ी सांद्रता में सांस के अंदर ली जाती है, क्या नहीं होता है। तो देखिए ऑप्शन को पढ़िएगा, यह थोड़ा सा एनेस्थीसिया का प्रभाव देता है। जैसे कि अगर LPG अगर आपके घर में रिड्यूस हो रहा है तो थोड़ा सा आपका बेहोशी की आभास होगा। तो यही बोला गया कि थोड़ा सा आभासी का प्रभाव देता है, बिल्कुल सही है। इसमें थोड़ा सा बेहोशी जैसा प्रभाव होता है, ये दोनों सेम है। नेक्स्ट देखेंगे ऑप्शन कि इसका जो है व्यक्ति के स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। व्यक्ति के स्वास्थ्य पर जैसे कि एनेस्थीसिया आ रहा है तो व्यक्ति के स्वास्थ्य पे इसका जो है प्रभाव पड़ेगा। और क्या हो, इसके व्यक्ति के प्रभाव पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए इसका व्यक्ति के स्वास्थ्य पर कोई प्रकार का जो है ज़्यादा प्रभाव नहीं देखने को मिलता है। इसमें व्यक्ति को कैंसर हो जाता है। तो देखिए एक गलत हो जाएगा, इसमें व्यक्ति को कैंसर जो है LPG के माध्यम से नहीं हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा यहाँ पर गलत हो जाएगा और यही इसका जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पिच ब्लेड किससे संबंधित है। तो देखिए पिच ब्लेड यहाँ पे किसका, यूरेनियम का अयस्क जो होता है पिच ब्लेड हो जाता है। और एक और यूरेनियम का अयस्क होता है तो कार्नेटाइट, यूरेनियम का अयस्क जो होता है पिच ब्लेड हो जाएगा। एक हो जाता है कार्नेटाइट हो जाता है। मोनोजाइट किसका हो जाता है, तो मोनोजाइट आपका थोरियम का हो जाता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यूरेनियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जब दूध खट्टे हो जाता है तो इसका उत्पादन होता है। देखिए दूध जब खट्टा हो जाता है तो उसमें लैक्टिक एसिड हो जाता है। और जब अगर दूध होता है तो उसमें क्या होता है, उसमें लैक्टोज होता है। तो यही ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखिए पूछेगा आपसे कि दूध में क्या होता है, तो दूध में देखिए लैक्टोज होता है। बट अगर दूध खट्टा होता है क्यों हो जाता है, तो लैक्टिक एसिड के कारण जो होता है खट्टा हो जाता है। लैक्टिक एसिड के कारण जो होता है दूध खट्टा हो जाता है। दूध की शुद्धता मापने के लिए हम लैक्टोमीटर का उपयोग करते हैं। लैक्टोज को हम डाइसैकेराइड भी बोलते हैं। लैक्टोज में समानतः ग्लूकोज और गैलेक्टोज होता है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो होता है लैक्टोज में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका
क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 34 क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है 34 बोलना चाह रहा है कि हर्षवर्धन निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित है। तो हर्षवर्धन जो थे पुष्यभूति वंश से संबंधित है हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन जो थे सो हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी, थानेश्वर जो था हर्षवर्धन का राजधानी था। और एक किस वर्तमान में जो है हरियाणा के कुरुक्षेत्र वाले ज़िले से संबंधित है हर्षवर्धन। और जो है हर्षवर्धन 606 ईस्वी में थानेश्वर की गद्दी पे 16 वर्ष की आयु में बैठा था। और जो होता है हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था। और हेनसांग को हम बोलते हैं क्या, हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार बोला जाता है। हर्षवर्धन जो थे 629 ईस्वी में बल्लभी के शासक ध्रुवन II को पराजित किया था। और हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर पराजित हराया था। हर्षवर्धन प्रारंभ में शिव और सूर्य के उपासक था, लेकिन बाद में जो है बौद्ध धर्म के महायान शाखा से जुड़ गया था। और उसी के चलते जो है हेनसांग जो इनके शासन काल में आया था। और उसी से प्रभाव होकर के इन्होंने जो है अपना धर्म परिवर्तन की बात की थी। आगे बात करते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1997 में भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित किए गए स्वरोजगार कार्यक्रम के संबंध में SJSRY का पूर्ण रूप क्या है। तो स्वर्ण जयंती श्रमजीवी रोजगार योजना नहीं हो जाएगा। स्वर्ण जयंती सामाजिक रोजगार नहीं हो जाएगा। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना जो है इसकी शुरुआत जो है 1997 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 41 क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि निम्नलिखित में किसका प्रयोग पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। तो देखिए पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है। और अस्थायी कठोरता किसके लिए, तो अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है। अगर मान लेते हैं जल की अस्थायी कठोरता जो है, ये तो अस्थायी कठोरता के लिए सोडियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है। अगर जल में अस्थायी कठोरता होता है तो उसमें जो है कैल्शियम या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के घुले रहने के कारण होता है। कौन सा, अस्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता जल में अगर बुझे हुए चूना और दूधिया चूना का डाल देते हैं तो उसका जो है अस्थायी कठोरता दूर हो जाती है। अस्थायी जल की कठोरता जल को उबालने से भी दूर हो जाती है। जल की अस्थायी कठोरता उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट या क्लोराइड आदि के लवणों घुले होने के कारण होता है। किसके लिए, तो देखिए जल में जो अस्थायी कठोरता है, अस्थायी कठोरता कैल्शियम या मैग्नीशियम के सल्फेट या क्लोराइड आदि के लवणों के घुलने के कारण क्या होता है, अस्थायी कठोरता होता है। और वही अस्थायी कठोरता देखते हैं तो कैल्शियम या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के घुले रहने से जो होता है अस्थायी कठोरता होता है। अस्थायी कठोरता को आप जो है उबाल करके भी दूर कर सकते हैं, बट जो अस्थायी कठोरता को उबाल करके दूर कर सकते हैं, लेकिन अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए हमको सोडियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है। और अस्थायी कठोरता जो होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट या क्लोराइड आदि के लवणों के घुलने के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 है। तो देखिए पहले इसको काउंट कीजिए, 6 2 8 और 2 10, 10 किसका हो जाएगा, सोडियम का हो जाएगा। सॉरी 6 2 8 और 2 10 किसका है, तो सोडियम का कितना होता है, सोडियम का आपका जो होता है 11 होता है। तो देखिए 2 8 और 1 दिया गया है, 2 8 और 1 हो गया सोडियम का। तो देखिए इसमें कि पूछा क्या गया है कि इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो देखिए सोडियम का डायरेक्ट अगर दिया गया है तो 2 8 1 होना चाहिए, बट यहाँ पे ए नहीं होगा, 1 प्लस इसमें 10 ही दिया गया है। तो 10 किसका होता है, 10 नियोन को होता है, बट यहाँ पे नियोन नहीं दिया गया है। कौन सा दिया गया है, तो सोडियम दिया गया है, एक दिया है कैल्शियम दिया गया है, एक पोटेशियम दिया गया, बट इसके नियरेस्ट कौन सा है, तो सोडियम है, तो Na नहीं हो जाएगा। तो देखिए इसमें 2 और 8 और सोडियम के +1 लिखने का तात्पर्य क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन जो होता है, +1 इलेक्ट्रॉन जो है ये किसी और को दान दे रहा है। जब एक इलेक्ट्रॉन ये दान दे रहा है तो इसके ऊपर कौन सा हो जाएगा, प्लस चार्ज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि C2H2 अणु की आकृति क्या होती है। तो C2 और H2 जो होता है एथिलीन है। एथिलीन के अणु की आकृति कैसा होती है, तो रैखिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1.6 ग्राम मीथेन में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है। तो 1.6 ग्राम मीथेन में इलेक्ट्रॉन की संख्या 0.66 × 10⁻23 होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित एल्युमिनियम का विकर्षण संबंध किससे है। तो देखिए इसका जो होता है आपको याद करना पड़ेगा कि विकर्षण गुण जो होता है एल्युमिनियम का, और एल्युमिनियम हो जाएगा, बेरिलियम हो जाएगा, इसका आपका विकर्षण गुण याद करना पड़ेगा। पहले कौन सा लिखेंगे, दूसरे आवर्त
दूसरे आवर्त, उसके बाद लिखेंगे कौन सा, तीसरे आवर्त। तो देखिए दूसरे आवर्त और तीसरे आवर्त, तो ये दोनों देखेंगे। दूसरे आवर्त में कौन कौन से, लिथियम, बेरिलियम, उसके बाद हो जाएगा बोरोन, उसके बाद हो जाएगा कार्बन। और उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पे कौन सा, तो तीसरे आवर्त में कौन कौन सा हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, उसके बाद मैग्नीशियम हो जाएगा, उसके बाद एल्युमिनियम हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा आपका सिलिकॉन। तो देखिए विकर्षण गुण, विकर्षण तिरछा तिरछी लीजिए, यहाँ पे विकर्षण लेना है तो यहाँ पे तिरछा लीजिए। देखिए ए हो गया इसके लिए, बेरिलियम के लिए एल्युमिनियम हो गया, बोरोन के लिए सिलिकॉन हो जाएगा। तो यही इसका विकर्षण गुण है। आधुनिक आवर्त सारणी में जो होता है 18 वर्ग होता है और 7 आपका आवर्त होता है। तो इसमें पूछा गया है कि एल्युमिनियम का विकर्षण गुण कौन है, तो एल्युमिनियम का विकर्षण गुण कौन हो जाएगा, बी में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी शुद्ध ऑक्सीश्वसन प्रदर्शित करता है। तो देखिए ऑक्सीश्वसन प्रदर्शित करने के लिए C6H12O6 O2 बनाया, CO2 बनाएगा, H2O नहीं बनाएगा। C6H12O6 ग्लूकोज हो जाएगा, जो H2O से अभिक्रिया H2O2 6O2 नहीं, 2 किलो कैलोरी नहीं हो जाएगा, 673 किलो कैलोरी मोल यहाँ पे ऊर्जा जो है मुक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो देखिए कौन सा सही पूछा गया है, तो रक्त जो होता है, रक्त पहले हम देख लेंगे। रक्त में क्या क्या होता है, तो रक्त में आपका प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा हो जाएगा, प्लस में आपका आरबीसी होता है, प्लाज्मा हो जाएगा, आरबीसी हो जाएगा, आरबीसी के बाद आपका डब्ल्यूबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी हो जाएगा। तो देखिए लसिका प्लाज्मा प्लस आरबी प्लस डब्ल्यूबीसी नहीं हो जाएगा। प्लाज्मा में क्या होता है, रक्त और लिम्फोसाइट। प्लाज्मा में क्या होता है, रक्त लिम्फोसाइट। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, प्लाज्मा में आपका कौन कौन सा होता है, तो रक्त और लिम्फोसाइट होता है, ये सही हो जाएगा। और देखते हैं इसमें कि रक्त जो होता है, रक्त जो होता है इसमें क्या बोला गया है, रक्त जो होता है लाल, रक्त रुधिर लाल रंग का चिपचिपा सा जल से कुछ भारी अपारदर्शी हल्का क्षारीय पदार्थ होता है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग जो होता है 7 से 8% होता है। प्लाज्मा में रुधिर की संख्या कितना होता है, तो 55%। प्लाज्मा में जो होता है रुधिर की संख्या 55 से 50% के आसपास होता है। रक्त का पीएच मान होता है आपका 7.4, क्षारीय प्रकृति का होता है। लाल रक्त कणिकाएं होता है, रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। तो रुधिर कणिकाएं के 3 प्रकार के कौन कौन सी होती है, एक हो जाता है आपका आरबीसी, एक हो जाएगा आपका डब्ल्यूबीसी, एक हो जाएगा प्लेटलेट हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ पे माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा उम्र से संबंधित विकार है। तो देखिए उम्र से संबंधित विकार टेटनी नहीं हो जाएगा, टेटनस जो उम्र संबंधित विकार नहीं होता है। ग्राउट रोग भी नहीं हो जाएगा, उच्च रक्तचाप भी नहीं हो जाएगा। तो ऑस्टियोपरेसिस जो हो जाएगा आपका उम्र संबंधित विकार हो जाएगा। ऑस्टियोपरेसिस में क्या होता है, आपका हड्डी जो होता है कमज़ोर होता है, कैल्शियम एंड फास्फोरस की मात्रा जो होती है कम हो जाती है, और उसके वजह से जो होता है हड्डी कमज़ोर हो जाता है। तो ये जो है उम्र संबंधित विकार है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 54 कि द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरनेट एंड मनी नामक पुस्तक के अर्थशास्त्र द्वारा लिखा गया है। तो जॉन मेनार्ड किन्स के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका अल्पसिया पर्वत किस महाद्वीप में संबंधित है। तो अल्पसिया पर्वत आपका उत्तरी अमेरिका में संबंधित है। और एशिया में कौन हो जाता है, तो एशिया में सबसे ऊंची चोटी और जो है अल्पेशिया के सबसे ऊंची चोटी कौन है, माउंट मिशेल जो हो जाएगा अल्पेशिया के सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 55 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 61 नंबर। 61 क्या बोलना चाह रहा है कि कौन सी बीमारी जो है दिल से संबंधित बीमारी नहीं है। तो देखिए दिल से संबंधित बीमारी नहीं पूछा गया है, तो एंजूरियम जो होता है दिल से संबंधित बीमारी है। कार्डियोपैथी जो होता है दिल से संबंधित बीमारी है। और मायोकार्डियल रप्चर जो है दिल से संबंधित बीमारी है, बट डिप्थीरिया जो है दिल से संबंधित बीमारी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। डिप्थीरिया जो है फेफड़ा संबंधित बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो देखिए मानव मस्तिष्क का वजन पूछा गया है, तो मानव मस्तिष्क का वजन जो होता है आपके शरीर के कुल वजन का जो होता है 2% होता है। और मानव
मानव मस्तिष्क का वजन जो होता है शरीर का 2% होता है और मानव मस्तिष्क का वजन का लगभग 1.4 केजी होता है। कितना? 1.4 किलोग्राम होता है, मतलब कि 1400 ग्राम हो सब बोल सकते हैं इसको। और शरीर के वजन का लगभग कितना होता है? 2% होता है। पुरुष देखेंगे, मेल देखेंगे हम यहाँ पे। मेल का जो वजन होता है, मेल का वजन होता है कितना? मेल का पुरुष में मस्तिष्क का औसत वजन जो होता है आपका 1370 ग्राम होता है। वही अगर फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल में जो होता है 1200 ग्राम होता है। 1200 ग्राम जो होता है फीमेल में। अगर इनकेस अगर किसी फीमेल को बोले कि आपका दिमाग कम है तो लड़ जाएगी आपसे। नेक्स्ट देखते हैं। और इसमें जो है मस्तिष्क के मुख्य भाग में मस्तिष्क के जो होता है, मस्तिष्क का मुख्य भाग जो होता है निम्न होता है। कौन कौन से होता है? तो सेरेब्रम होता है। उसके बाद सेरिबेलम होता है। सेरिबेलम हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा मस्तिष्क स्तंभ हो जाएगा। तो देखिए सेरेब्रम का काम क्या है? सेरेब्रम का काम है दृश्य, ध्वनि और स्पर्श की व्यवस्था करता है। यह भावनाओं, तर्क और सीखने को भी नियंत्रित करता है। और सेरिबेलम जो होता है संतुलन, मुद्रा, समन्वय और सूक्ष्म मोटर कौशल को बनाए रखता है। मस्तिष्क स्तंभ का काम क्या है? तो शरीर के कई स्वचालित पदार्थों को नियंत्रण करने का काम कौन करता है? तो मस्तिष्क स्तंभ करता है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 62 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आप 63 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का प्रकार नहीं है? तो देखिए अलैंगिक प्रजनन का प्रकार कौन नहीं है? तो मुकुलन, बाइनरी, अलैंगिक प्रजनन पूछा गया है। तो अलैंगिक प्रजनन का प्रकार कौन नहीं है? परिनिषेचन जो है अलैंगिक प्रजनन का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव की आहार नाल के विभिन्न भागों के सही क्रम बताना है। तो देखिए मानव के आहार का सबसे पहले कहाँ जाता है? मुख में जाता है। मुख के बाद कहाँ जाएगा? ग्रासिका। मुख के बाद आपका ग्रासिका में जाएगा। ग्रासिका के बाद कहाँ जाएगा? अमाशय में जाएगा। अमाशय के बाद कहाँ जाएगा? क्षुद्रांश जिसको हम छोटी आंत्र बोलते हैं। उसके बाद बृहदांत्र जिसको हम बड़ी आंत्र बोलते हैं। तो देखिए इसके बारे में देखने की कुछ कोशिश करते हैं कि देखिए मनुष्य के आहार नाल की कुल लंबाई कितना होता है? तो 33 मीटर होता है। 33 फीट होता है, सॉरी मीटर नहीं, 33 फीट होता है। आहार नाल की कुल लंबाई कितना होता है? तो 33 फीट होता है, 33 फीट होता है। और भोजन के पाचन क्रिया जो होता है 5 चरणों में पूर्ण होती है। पहला चरण देखेंगे तो पहला चरण अंतर्ग्रहण होता है, जो भोजन को लिया जाता है। उसके बाद डाइजेशन होता है, पाचन होता है। पाचन के बाद आपका अवशोषण हो जाएगा। अवशोषण के बाद आपका स्वांगीकरण हो जाएगा। उसके बाद परित्याग कर देते हैं। तो देखिए कितने भागों में होता है? 5 भागों में जो होता है श्वसन का, पाचन की 5 चरण होता है। और ये चरण जो होता है आपका कभी कभी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको देता है कि निम्न में से कौन सा है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है मुख, ग्रासिका, अमाशय, क्षुद्रांश और बृहदांत्र। और देखते हैं भोजन को मुख में लेना अंतर्ग्रहण कहलाता है। अमाशय में भोजन का पचना जो होता है अम्लीय के माध्यम से होता है। तो देखिए अमाशय में जो भोजन पचता है ये अम्लीय माध्यम से पचता है। और जो है छोटी आंत में भोजन पचता है तो क्षारीय माध्यम से पचता है। इसको याद कीजिएगा। अमाशय में इसलिए अम्लीय माध्यम से वो पचता है क्योंकि अमाशय में जो होता है HCl उपस्थित होता है। और देखेंगे भोजन का अवशोषण छोटी आंत की रचना झिल्ली के द्वारा किया जाता है। उसके बाद बृहदांत्र में जाता है और अपना जो है भोजन बाहर निकल जाता है एनस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। DNA संश्लेषण तथा हिस्टोन कोसा चक्र किस क्रिया प्रवस्था में बनते हैं? तो देखिए पूछा गया है कि DNA संश्लेषण। तो देखिए एस स्टेज जो होता है, एस स्टेज के लिए हम क्या लेते हैं? तो एस स्टेज के लिए DNA का संश्लेषण होता है। G1 स्टेज में RNA प्लस प्रोटीन का संश्लेषण होता है। और G2 स्टेज में देखेंगे कि तो विभाजन की तैयारी होती है। G2 स्टेज में जो होता है विभाजन की तैयारी होती है। वही अगर बात करते हैं M स्टेज में तो कोशिका पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है। इस अवस्था में जो होता है M स्टेज में कोशिका पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है। तो पूछा कौन सा गया है कि DNA संश्लेषण में, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुरुष में प्रथम यौन अंग कौन सा है? तो देखिए पुरुष में प्रथम यौन अंग पूछा जाता है तो आपका वृषण जो हो जाएगा पुरुष में प्रथम यौन अंग हो जाएगा। और देखते हैं मादा एक लिंग प्राणी है, ये युवराज होता है। मादा में जनन अंग 12 से जो होता है, देखिए मेल में जो होता है जनन अंग 15 से 18 वर्ष की आयु में आ जाता है। वही फीमेल में जनन अंग जो होता है आपका 12 से 13 वर्ष की आयु में जो होता है प्रारंभ हो जाता है। और देखते हैं मनुष्य में प्रमुख अंग कौन कौन से होते हैं? तो देखिए प्रमुख अंग हो जाएगा आपका वृषण हो जाएगा। उसके बाद अधिवृषण हो जाएगा, शुक्रवाहिनियाँ हो जाएगा, शुक्राशय हो जाएगा, मूत्र मार्ग हो जाएगा, सीसन हो जाएगा, प्रोटेस्ट तथा
काउपर्स ग्रंथियाँ हो जाएगा। वृषण में शुक्राणु का परिपक्व एवं संग्रह होता है। वृषण में पेरिटोनिया नामक झिल्ली से घिरा होता है। ये क्वेश्चन देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है, वृषण जो होता है पेरिटोनिया नामक झिल्ली से जो होता है घिरा होता है। ये क्वेश्चन जो है रेलवे का पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी हो जाती है? तो डिहाइड्रेशन में प्रायः जो होता है आपका चीनी नहीं, कैल्शियम फॉस्फेट नहीं, पोटेशियम क्लोराइड नहीं, तो आपका सोडियम क्लोराइड NaCl की जो होती है कमी हो जाती है डिहाइड्रेशन में। डिहाइड्रेशन होता क्यों है? तो अधिक मात्रा में जो है बॉडी से पानी रिलीज होता है पसीना के क्रम में, या उल्टी हो रहा है या दस्त हो रहा है, तो उस कंडीशन में जो अधिक मात्रा में जब पानी रिलीज हो जाता है तो उसको हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं। तो इसको किसके वजह से कमी के कारण होता है? तो NaCl सोडियम क्लोराइड की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एस्ट्रोजन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो देखिए, एस्ट्रोजन जो होता है स्त्री हार्मोन है। इसका मुख्य कार्य क्या है? तो गर्भाशय के बनाए रखना नहीं कार्य होता है। तो पुरुष से काट दीजिए। मानसिक स्वास्थ्य की संतुलन, ये भी नहीं हो जाएगा। मासिक धर्म चक्र की विनियमन के कारण होता है किसका? तो एस्ट्रोजन के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर 68 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 74 नंबर, वर्ष 2026 में ग्लासगो में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय खेलों से निम्न में से किस खेलों को हटा दिया गया है? तो देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय खेलों होने वाले हैं ग्लासगो में, इसको जो क्रिकेट को हटा दिया गया है, हॉकी को भी हटा दिया गया है, कुश्ती को हटा दिया गया है। टोटल 10 खेलों को जो है हटा दिया गया है। तो इसमें से हो जाएगा सभी खेलों को हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अक्टूबर 2024 में किस देश के साथ मिलकर भारतीय नौसेना ने नसीम अल बहर युद्ध अभ्यास गोवा में आयोजित किया है? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ओमान के साथ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 क्या बोलना चाह रहा है कि सिग्मोइड कोलेन किसका भाग होता है? तो देखिए, सिग्मोइड कोलेन जो होता है आपका छोटी आंत बड़ी आंत की भाग होती है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। सिग्मोइड कोलेन जो होता है पचे हुए भोजन को जो होता है पूरी तरह से बाहर निकालता है। तो सिग्मोइड कोलेन जो होता है आपका छोटी आंत का भाग होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन विधि में शिशुओं का जन्म निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो देखिए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में जो होता है मेल से क्या होता है? तो शुक्राणु मेल से लिया जाता है, और जो है स्त्री से आपका अंडाणु लेकर के इसको बाहर जो होता है ट्यूब में फर्टिलाइज कराया जाता है। और जब ये ट्यूब में फर्टिलाइज हो जाता है तो किसी फीमेल बॉडी में जाकर के इसको फीमेल बॉडी के गर्भाशय में यूट्रस में जाकर के इसको इंजेक्ट करा दिया जाता है। तो कौन सा हो जाएगा? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हम इसी को बोलते हैं। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा दिया गया है। शुक्राणु और अंडाणु बाह्य निषेचन होता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एकल माता पिता के गर्भ विकास होता है, नहीं होगा। परखनली के अंदर गर्भ विकास होता है, परखनली के अंदर गर्भ विकास नहीं होता है। परखनली के अंदर जो होता है फर्टिलाइजेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। शुक्राणु और डिम्ड का आंतरिक निषेचन गलत हो जाएगा। आंतरिक निषेचन नहीं होता है, शुक्राणु और डिम्ब का आंतरिक निषेचन होता है। और फीमेल बॉडी के अंदर जो होता है, फीमेल बॉडी के यूट्रस के अंदर जो होता है इंजेक्ट करा दिया जाता है भ्रूण को। तो ये भी नहीं हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। और देखते हैं इसके जो होता है क्या क्या लाभ हो सकता है टेस्ट ट्यूब बेबी से। तो अपरिपक्व बंझापन को समाप्त किया जा सकता है टेस्ट ट्यूब बेबी से। फैलोपियन ट्यूब बंद होने पर भी गर्भधारण संभव है, बिल्कुल सही हो जाएगा। वृद्ध रोगी से भी बचने संभव हो जाएगा। पुरुष बंझापन को दूर करना संभव हो जाएगा। प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी जो थी टेस्ट ट्यूब बेबी लुइस ब्राउन, इसका नाम क्या था? तो प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी को लुइस ब्राउन नाम था। लुइस ब्राउन जो कि 1979 में ही जन्म लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, NTP पर 1000 ml C3H8 में कितने मोल संभव है? तो देखिए, क्वेश्चन को बनाना स्क्रीन पे पॉसिबल नहीं है। इसका आंसर इसको बना कर देखते हैं, पॉसिबल हो सकता है। तो NTP पर कितना बोला गया? 1 लाख दिया गया है ml। और C3H8 में कितने मोल संभव है? तो C3H8 में कितने मोल संभव है? तो 22.4 लीटर। 22.4 लीटर जो होता है STP पर 22.4 लीटर CH3 में कितना हो जाएगा? 1 मोल हो जाएगा। तो इसको 22.4 लीटर को हम किस में ml में कन्वर्ट करेंगे? तो इसको हम 1000 से गुना करेंगे। तो 22.4 को अगर हम 1000 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 224 पर 00 हो जाएगा। अब देखिए, क्या पूछा गया कि NTP पर 1000 ml में, तो देखिए 1000 NTP पर बोला गया है तो 1 लाख बोला गया है। तो 1 लाख पर कितना
22400 को अगर हम कर देंगे तो इसको पूरा तरह कैलकुलेट करने पे हमारा कितना आ जाएगा 4.46 मोल जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो 4.46 ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको बनाना पॉसिबल नहीं है और इसका आंसर देखिए 1.4 ग्राम डाई नाइट्रोजन में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 85 का हो जाएगा आपका 85 का ये हो जाएगा 4.25। इसको भी स्क्रीन पे बनाना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जब किसी वस्तु को 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब क्या हो जाएगा। तो देखिए जब किसी वस्तु को 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला पूछा गया है तो एफ बराबर कितना हो जाएगा, अवतल लेंस है तो निगेटिव हो जाएगा। फोकस दूरी अवतल लेंस पर 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है तो मतलब कि यू जो हो जाएगा भाई, ये भी जो हो जाएगा आपका निगेटिव हो जाएगा। तो देखिए इसको निगेटिव हो जाएगा। तो 1/v लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। तो इसके थ्रू हम कौन सा निकालेंगे, तो v का वैल्यू निकालेंगे। तो v का वैल्यू मेरा आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो आवर्धन इक्वल टू क्या होता है, आवर्धन इक्वल टू होता है v/u। तो देखिए 20 और f का मान कितना दिया गया है, f का मान आपका 30 दिया गया है। तो 2/3 कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा 0.33 प्लस में। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको छोड़िए, ये तो मैथमेटिक्स से 88 नंबर देखेंगे कि 5 मीटर लंबाई वाले एक पदार्थ का प्रतिरोधकता 1.6 × 10⁸ ओम मीटर दिया गया है। यदि पदार्थ की लंबाई 10 मीटर की वृद्धि कर जाती है तो प्रतिरोधकता का मान क्या होता है। तो देखिए एक फार्मूला होता है, बट ये फार्मूला पे क्वेश्चन बनेगा नहीं, बस लॉजिकली थ्योरेटिकली क्वेश्चन है। आर इक्वल टू क्या होता है, आर इक्वल टू रो इंटू L/A होता है। तो देखिए आर हो जाएगा आपका यहाँ पे, आर हो जाएगा प्रतिरोध, रो हो जाएगा आपका प्रतिरोधकता और एल हो जाएगा लेंथ और ए हो जाएगा आपका एरिया। तो पूछा गया है क्या कि एल बढ़ जाता है, बट यहाँ पे एल इसीलिए हम नहीं लेंगे कि प्रतिरोधकता जो होता है एल और प्रतिरोधकता जो होता है एल से स्वतंत्र होता है और जो है ए से भी स्वतंत्र होता है। प्रतिरोधकता सिर्फ बदलता कब है, तो तापमान और पदार्थ की प्रकृति पे जो है प्रतिरोधकता बढ़ता है। तो इसमें प्रतिरोधकता कितना दिया गया है, 1.6 दिया गया है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो होता है आपका थ्योरेटिकली नहीं है, तो थ्योरी वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 94 क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है 94 कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा किसे कालाजार मुक्त विश्व का पहला देश घोषित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। और WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा में है। और WHO का गठन कब किया गया था, तो 7 अप्रैल 1948 को किया गया था। और 7 अप्रैल को जो है WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डे मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अक्टूबर 2024 में किसे टाटा ट्रस्ट का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो देखिए अक्टूबर 2024 में टाटा ट्रस्ट का नया चेयरमैन नोवेल टाटा को दिया गया है, टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन बनाया गया है। इसी तरह से जो है आपका 100 नंबर क्वेश्चन जो होता है समाप्त होता है। आज का सेट नंबर 21 समाप्त हो गया। आपको जो है कल तक 25 सेट जो है अपलोड कर दिया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। और जो होता है आप A to Z सेट को देख करके जाइएगा, क्योंकि इससे जो है आपको क्वेश्चन बनने की संभावना टेक्नीशियन में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो आइए इसको ज़रूर देखिए। और आपको बता दें कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है कॉमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो है पिन किया गया है, आप जाइए और उससे जुड़ जाइए। और आपको बता दें कि वहाँ पर भी नंबर भी जारी कर दिया गया है, किसी भी कंडीशन में आप कॉल करके बात कर सकते हैं और किसी भी तरह का आप सुझाव ले सकते हैं। इसी तरह से वीडियो जो होता है समाप्त होता है। थैंक यू।